नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस हिंदी कक्षा में। भाषा की इस कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ण विचार इतनी छोटी सी चीज से क्यों शुरू किया जाना चाहिए, क्यों पढ़ा जाना चाहिए। मैं उसका जवाब पहले दूंगी और उसके बाद हम इस विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कितने सारे लोगों को हिंदी भाषा को विशेष रूप से पढ़ने में समस्या आती है, बोलने में समस्या आती है, लिखने में तो बहुत सारी समस्याएं हैं ही से। हम किसी चीज को लिखा हुआ देखते हैं, अब ये सीधे सीधे शब्द तो पढ़ने में आ जाएंगे कि आधार है, समय है, वर्गीकरण है, स्वर लिखा है, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको देखकर हम अटक जाते हैं और फिर गुनगुन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि वो शब्द बने कैसे हैं, किन वर्णों के योग से बने हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के योग से। सीधी सी बात है, वो सबको भी पता है कि शब्द जो होते हैं वो वर्णों के ही योग से बनते हैं। अब हमें वर्णमाला को अच्छे से समझना सच में जरूरी होता है। लिखने की बात कीजिए, वर्तनी की बहुत गलतियां होती हैं बहुत सारे लोगों की। बच्चों के माता पिता की भी ये समस्या रहती है, खुद बच्चों को भी ऐसा लगता है बस हमारी ना मात्रा की गलती हो गई। तो ये मात्रा क्या है? वो भी तो यही है ना, स्वर वर्णों की ही तो मात्राएं होती हैं। और स्वर क्या है? वर्ण है। तो अगर आप वर्णों को समझेंगे तो ही आपकी वो गलतियां भी सुधरेंगी। और एक खास बात नोटिस की है हमने इन्हीं दिनों की कुछ पिछले दिनों की कक्षाओं के अंदर कि बहुत सारे लोगों को वर्णमाला समझने के बाद भी, देखने के बाद भी, ये तो सबने देखा कि स्वर होते हैं बहुत सारे, कौन से स्वर कितने प्रकार के हैं, गिनती वगैरह भी हमने सब अच्छे से जान ली, व्यंजनों को भी हमने जान लिया, उसमें भी हमने संयुक्त व्यंजनों को भी बहुत अच्छे से सीखा है। हमने अलोप वाह को भी अच्छे से देखा, अम है, अ है, ये स्वर नहीं होते, व्यंजन नहीं होते तो क्या होते हैं, उसको भी हमने अच्छे से जाना। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा वर्ण है जिसके बारे में हमने सुना जरूर है। आपको ध्यान है, ये जो एक वर्ण है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो वर्ण है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये अनुनासिक के नाम से जाना जाता है और ये चंद्र बिंदु के रूप में अक्सर शब्दों में दिख भी जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन ये वर्णमाला में है कहाँ, किसी को नहीं पता है। या यूं कहिए, जिनको पता है उन्हें ये समझ नहीं आता है कि इसको हमें क्या बताना चाहिए। कहाँ है ये वर्ण, क्या नाम से जाना जाता है, ये क्या चीज है ये। तो ये लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, इन सारी समस्याओं के जवाब आपको वर्ण विचार से ही मिलेंगे। तो हम ये जो कक्षा शुरू कर रहे हैं, ये हम पिछली कक्षा जहां हमने खत्म की थी वहीं से करीब करीब शुरू कर रहे हैं कि हम वर्णों का वर्गीकरण सीखेंगे कि कौन से वर्ण किस वर्ग के अंदर आते हैं। उसके अंदर भी हमने यहाँ पर स्वर्ण वर्णों को पहले लिया है। हम स्वर वर्णों की पहले यहाँ पर देख सकते हैं सूची, बहुत अच्छे से हम पिछली बार इसके ऊपर बात करके आए हैं। संस्कृत के अंदर हमने 13 स्वर गिने थे, आप देख सकते हैं ये 13 स्वर, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इन 13 स्वरों के अंदर री और ली, री और ली, ये जो दो वर्ण हैं ये हमने जोड़े हुए हैं, ये हमारी इस वर्णमाला के अंदर मौजूद हैं देवनागरी लिपि के अंतर्गत। और ठीक इसी तरह से इन दो को छोड़ दीजिए तो हमारे बाकी के जो 11 वर्ण हैं वो वर्ण हमारे हिंदी के हैं। इसके अंदर हमने एक और वर्ण था और जो है वो जोड़ा था, जो आगत स्वर है। मैं उस आगत स्वर को अगर थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, क्योंकि जिस वर्गीकरण की हम बात करने जा रहे हैं उस वर्गीकरण की हम उस आगत स्वर का, क्योंकि वो किसी दूसरी भाषा से आया हुआ है, उसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल 11 वर्ण हम हिंदी के और 13 वर्ण जो है संस्कृत के, उसके आधार पर हम स्वर के वर्णों का वर्गीकरण सीखेंगे। सबसे पहला प्रकार, वो प्रकार होता है किस आधार पर, पहले आधार समझिए। उच्चारण के समय के आधार पर, अवधि के आधार पर। अवधि, समय, हम किसी वर्ण को, यहाँ स्पेशली ध्यान दीजिए स्वर की बात हो रही है, किसी वर्ण को बोलने में समय कितना लगता है उसके आधार पर उसकी गिनती की जाती है अलग अलग से 3 प्रकारों के अंदर। उसमें पहला प्रकार है ह्रस्व, ह्रस्व
जिसे हम लघु भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है दीर्घ और तीसरा प्रकार है प्लुत। पहले हम यहीं से शुरू करें, ह्रस्व से। ह्रस्व का मतलब है छोटा। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करते हैं, छोटा, लघु कहते हैं हम उसको। तो वो छोटे स्वर कौन कौन से हैं? बचपन से ही जब हमने पढ़ा था तो हमने तो ऐसे ही पढ़ा था, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे सिखाया जाता था। अब ऐसे नहीं सिखाया जाता है, अब बिल्कुल व्यवस्थित उच्चारण के साथ होता है। अब आ, ई, इस प्रकार से सिखाया जाता है। लेकिन छोटा या बड़ा भी हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, सीख ही जाते हैं 8वीं 9वीं 10वीं का कक्षा तक तो बहुत व्यवस्थित तरीके से। तो ये जो स्वर है यहाँ पर, ये ह्रस्व है, ये जो स्वर है ह्रस्व है, ऊ जो है वो ह्रस्व है और री जो है वो ह्रस्व है। छोटा स्वर, छोटे स्वर के नाम से इसको लघु भी कहते हैं। एक नाम है इसका ह्रस्व स्वर। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज हमने जो हम बोली है वो है समय। तो समय गिना कैसे जाएगा, पकड़ा कैसे जाएगा, पहचान में कैसे आएगा? उसके लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, मात्रा। इस मात्रा के आधार पर हम जानते हैं कि इस वर्ण को कौन सा वर्ण कहा जाएगा। मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रिक। इसका एक उदाहरण अगर हम लिखना भी चाहे, बोलना चाहे तो आप समझ सकते हो। ये उदाहरण मैं आपको अभी बोलते समय आप देखिए, उच्चारण की क्योंकि बात कर रहे हैं, बोलते समय देखिए। अ को बोलने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन आ बोलने में इस अ से दुगना टाइम लगता है। बस यहीं से उनकी कैटेगरी हम आगे आगे बांटते चले जाते हैं। कुल मिलाकर हिंदी के अंदर आप देखेंगे अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर हैं जो कि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं और एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मात्रिक इसका एक और नाम है और इसे हम एक नंबर के साथ, एक मात्रा का हम बताने के लिए उसका संकेत चिन्ह है हमारे पास में, एक अंक हम लिख देते हैं। इससे पता चलता है ये स्वर जो है एक मात्रिक है। 4 स्वर हिंदी के और 5वां स्वर जब हमने गिना है वो संस्कृत के आधार पे गिना है, वो है री। री संस्कृत के अंदर है। याद दिला दूं, हमने पिछली बार भी ये बात कही थी कि इस री को हमें छोड़ना नहीं है। ये हमारी वर्णमाला के अंदर, हमारी देवनागरी लिपि के अंदर एक चिन्ह मौजूद है। इस चिन्ह के आधार पर हम आगे बहुत सारे विषयों को सीखते हैं, इसलिए इसे भी हमारे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो संस्कृत के 5 स्वर और हिंदी के 4 स्वर जो कि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब आप एक मात्रिक स्वर के आधार पर ही आगे इस बात को सीख पाते हैं कि आपकी मात्रा की गलतियां कैसे होती है। ध्यान दीजिए, मात्रा हम वहां भी इस्तेमाल करते हैं। अब मात्रा की गलती ऐसे ही होती है। उदाहरण के लिए एक शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। अगर हमने लिखा है भवती और एक शब्द हमने लिखा भवती, इस प्रकार से ये 2 शब्द हैं, तो आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो हमने तकार के साथ इकार यानी कि छोटी ई इसको जोड़ा है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो हमने तकार के साथ, त के साथ में ईकार को जोड़ा है यानी कि बड़ी ई को जोड़ा है। तो जाहिर बात है दोनों का उच्चारण में अंतर भी होगा और दोनों के अर्थ में भी निश्चित रूप से उसी की वजह से अंतर आता है। हिंदी की बात कीजिए, ये तो संस्कृत का शब्द है जैसे भवती। अगर आप हिंदी में भी देखेंगे, एक शब्द मुझे यही दिख रहा है, अवधि। इसी शब्द को अगर आपने बोला अवधि तो ये बदल जाएगा। ये अवध प्रदेश के साथ आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा जो अवध के अंदर का व्यक्ति है, भाषा है, स्थान है, वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज जो अवध से संबंधित है उसे आप अवधि कहेंगे। तो इस प्रकार से मात्रा के उच्चारण से ही समझ में आता है कि वो शब्द क्या है और उस शब्द का अर्थ क्या होगा। आइए इसी आधार पे ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर। अब सीधी सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं और स्पष्टीकरण के साथ भी अगर आप चलते हो फटाफट समझ सकते हो। जितने भी स्वर आपने 4 और संस्कृत के 5 इनको हटा दीजिए, बाकी जो आपके स्वर बच रहे हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसके आधार पर आप देखेंगे आ, ई, उ, री जो कि बड़ी री है, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हमारे स्वर हैं 7 स्वर। हिंदी के अंदर अब आप बात करते हैं तो 7 बचते हैं और संस्कृत के अंदर आप री को 7 में जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाते हैं। तो ये हुए कुल मिलाकर
दीर्घ स्वर जो 2 मात्रा का समय लेते हैं। स्पष्ट हम पहले भी कर चुके हैं। इसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है और इनको बोलने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है। चिन्ह आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे जो हम हिंदी अंकों में, संस्कृत के अंकों में लिखते हैं। अब आप देखिए एक और प्रकार होता है प्लुत स्वर। बचपन में जब हम प्राइमरी की कक्षाओं में हम पढ़ते थे तो हमारी व्याकरण की किताबों में हमने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा है, सीखा है, जाना सुना है, लेकिन बाद में हमने इसे अपनी भाषा के अंदर से गायब कर दिया, बोलना कम कर दिया, समझना कम कर दिया और उसका परिणाम ये है कि हमारे शब्दों के उच्चारण में गलतियां होती हैं। यानी ये भी स्वर का एक प्रकार है। समय के आधार पर तीसरा प्रकार प्लुत है जो कि 3 मात्रा में खत्म होता है। आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे 3 का अंक लिखा है। जैसे मैंने बताया ये 1 मात्रा है, ये 2 मात्रा का समय लेता है, ये 3 मात्रा का समय लेता है। इस स्वर को बोलने के लिए 3 मात्राओं का समय लगता है। अब ये कहाँ होता है? देखिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं इन स्वरों की वर्णों की बात यहाँ पे नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे पहले उदाहरण से बताऊंगी। उदाहरण देखेंगे, एक मैंने राम के साथ लिखा है, एक मैंने ओम के साथ लिखा। आप ओम के साथ जल्दी समझ पाओगे। आप जब बोलते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आप इस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं। तो वहां पर आप देखिए जब आप ओ का उच्चारण कर रहे हैं तो आप ऋस्व तो बोल ही नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, ये वैसे भी स्पष्ट है कि जो ओ वर्ण है वो हमारा दीर्घ स्वर है। तो ये दीर्घ तो है नहीं, 1 मात्रिक यानी 1 मात्रिक, लघु भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ओ का उच्चारण 2 की जगह भी और तीसरी मात्रा तक लंबे समय तक उसका उच्चारण हो रहा है। ऐसे वर्णों को हम त्रिमात्रिक कहते हैं या उसको कहते हैं प्लुत स्वर। उछला हुआ, दूर तक गया हुआ, फेंका हुआ, लंबे समय तक जिसको बोला जा रहा है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है राम। किसी को बुलाते हैं तब भी सीधा सीधा समझिए, आप रोते समय, गाते समय, किसी को बुलाते समय, पुकारना जैसे हमने लिखा ही है, इन जगहों पर आप प्लुत स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब प्लुत स्वर कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात भी अगर लगे हाथ कर लें। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट है। आप ऋस्व को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी स्वर हैं आपके वो सारे प्लुत भी हो सकते हैं। आ को आप दीर्घ के साथ साथ आ लंबा भी बोल सकते हो, ई लंबा बोल सकते हो, अ बड़ी बोल सकते हैं। अ ऋस्व है, छोटा है, 1 मात्रा में खत्म हो जाएगा, मतलब 1 मात्रा से ज्यादा वो समय ले ही नहीं सकता। आपने 1 से 2 पे आए वो तो दीर्घ हो जाएगा। तो सीधा सीधा प्लुत स्वर जो होते हैं वो गाने में, बोलने में, चिल्लाने में, इस प्रकार की जगहों पर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। मुर्गे को बोलते हुए सुना होगा, कुकड़ू कू जो बोलता है वो लंबा सा प्लुत स्वर के साथ है, वो ध्वनि प्लुत स्वर के साथ आती है। वहां पर जो स्वर वहां पे ऊ का आता है वो प्लुत स्वर है। तो आप समझ गए होंगे मात्रा के आधार पर। यदि आपने मात्राओं के इस उच्चारण को समझा तो आपकी वर्तनी की गलतियों में मात्रा की गलतियां सुधरना शुरू हो जाएंगी। आप ए को, ओ को, औ को, इन सब को समझ पाएंगे अगर आप ये देख पाए कि उसे बोलना कैसे है, सुनना कैसे है और फिर लिखना कैसे है। आइए मैं दूसरे प्रकार की बात करती हूँ। ये प्रकार है बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर। शब्द लिखे हुए हैं, सीधे सीधे शब्द तो सभी पढ़ लेते हैं, क म ल द म न पढ़ लिया, लेकिन दमन के आगे हमने दू लगा दिया, ऊपर र लगा दिया, पीछे य लगा दिया, तो वो दुर्दमन, ये पता नहीं क्या क्या शब्द हम उसको पढ़ने में आते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि दुर शब्द अलग है, दमन अलग है, य इस पे करते हैं। यदि आप ये ध्यान देंगे कि ये बना हुआ कैसे है तो फिर आप वो भी समझ पाएंगे। जाहिर है उसके लिए पहले वर्णों को समझिए वो कैसे बने हुए हैं। तो वर्ण जो होते हैं, इन्हीं वर्णों के अंदर हम स्वरों की ही बात करते हैं। इनमें जो अपने 5 स्वर या 4 स्वर, संस्कृत के 5 और हिंदी के 4, इन्हीं स्वरों को आप देखेंगे। जो 4 स्वर हिंदी के हैं वही 4 स्वर हमारे पास मूल स्वर कहलाते हैं। मूल से भी प्राय वही है, बेसिक वही है, मूल वही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई उसके अंदर बनावट नहीं है, कुछ किसी और के साथ मिला हुआ नहीं है, उसे हम मूल कहते हैं। तो
तो मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर हैं, मूल स्वर ही लघु स्वर हैं और मूल स्वर ही एकमात्रिक स्वर हैं। उसका नाम है बनावट के आधार पर मूल स्वर। वो कौन से वही है? हमने फिर से लिखा हुआ है अ ई उ री, और संस्कृत के अंदर जोड़ लीजिए तो री। ये 5 संस्कृत में, 4 हिंदी में। संधि स्वर इसका दूसरा प्रकार है। नाम से देखिए संधि स्वर में जुड़े हुए हैं। संधि का मतलब जोड़ना है, वर्णों को जोड़ा जाता है, तो इसके अंदर जुड़ा हुआ है। एक वर्ण जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तव में 2 वर्णों के संयोग से बना है। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे दीर्घ स्वर हैं वो सारे संधि स्वर होते हैं। इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है। तो संयुक्त स्वरों के अंदर बाकी सारे दीर्घ स्वर शामिल हो जाएंगे। आप देखिएगा जिन स्वरों को आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए आ को देखिए, ई को देखिए, ऊ को देखिए और विशेष रूप से इस री को देखिए। ये जो स्वर हैं ये असल में दो वर्णों के मेल से बने हैं। किसके मेल से बने हैं? जो आ है इसे हम सजातीय वर्ण कहते हैं। सजातीय, जाति अपना होगा, एक अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपना घर, अपने जैसे लोग, इसको हम जाति विशेष कह सकते हैं। और विजाति का मतलब है दूसरी जाति के लोग, दूसरी प्रजाति। तो जो एक ही जाति के साथ में जोड़ के बना है वो सजातीय है, जो दूसरी जाति के एक दूसरे के साथ जोड़ के बनी है वो विजातीय है। अब यहाँ पर आ जो है वो अ के साथ अ को ही मिलाने से बना है। देखिएगा अ के साथ ही अ को जब आप मिलाते हैं तो आ बनता है। जब आप ई के साथ ई को ही मिलाएंगे तो ई बड़ी बनेगी। ऊ के साथ ऊ मिलाने से ही ऊ बनता है। और वैसे ही री जो है, जो संस्कृत में बनेगी वो बनेगी कैसे? जब आप री के साथ री को जोड़ते हैं तो ही री बनती है। इस प्रकार से आप देख पाते हैं ये सजातीय स्वर होते हैं, यानी है तो दीर्घ स्वर, और वो दीर्घ स्वर कहाँ से आए हैं? सजातीय स्वर के रूप में वो अपनी अपनी जाति के वर्ण को 2 बार मिलाने से दीर्घ हो गए हैं। अब बचे हमारे पास ए आई ओ औ। ए आई ओ औ जो है वो विजातीय स्वर है। और वो कैसे बनते हैं? जब आप इस अ के साथ ई को मिलाते हैं तो आपके पास ए बनता है। जब आप अ के साथ ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। ये संधि का बहुत अच्छा सा विषय है, लंबा चौड़ा विषय है। सिर्फ यहाँ पर स्वरों की प्रकृति बताने के लिए उसे मुझे लिखना पड़ा है, इसलिए मैं इतना बता पा रही हूँ कि संधि स्वर संधि के विषय को अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं तो वहां पे आप संधि को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अ में ऊ जोड़ने से ओ बनता है, अ के अंदर ए जोड़ने से आई बनता है, और अ के अंदर ओ को जोड़ने से औ बनता है। इस प्रकार से आप स्वर की कैटेगरी देखती हैं, संधि स्वर या फिर संयुक्त स्वर, जिसका दूसरा नाम है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। तो इस आधार पर आप लोग पहचान पाते हैं ये स्वर जो है किस किस दिशा में जाते हैं। अभी तक आपने जाना लघु स्वर, उसी को कहते हैं ह्रस्व स्वर, उसी को कहते हैं एकमात्रिक स्वर, और वही वर्ण कहलाते हैं मूल स्वर। प्रकार प्रकृति उनकी अलग अलग है। अब आप आएंगे दीर्घ स्वरों की तरफ। जब दीर्घ स्वर होते हैं उनको कहते हैं दीर्घ, और उनको कहते हैं संधि स्वर, या फिर उनको कहते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर या संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उच्चारण के समय के आधार पर और बनावट के आधार पर प्रकार हुए अलग अलग। अब हम जाने उस तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से भी समस्याएं हमें हैं। वो समस्या जो हम इस अंग की बात कर रहे थे ना कि ये क्या चीज है, वो यहीं से आती है। ये तीसरा प्रकार है स्वरों के उच्चारण के आधार पर। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ उच्चारण का समय है और ये है उच्चारण के आधार पर। आपको पता होना चाहिए सभी को कि जो वर्ण हम बोलते हैं, और सीधी सी बात है, ध्वनियां हैं तो उच्चारित तो कहीं से होंगी। तो हमारा जो स्वर यंत्र है पूरा, उस स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण जहां जहां से उच्चारित होते हैं उसके आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण करते हैं। हम उसके आधार पर व्यंजनों के बहुत सारे वर्ग गिनते हैं, जिसकी हम चर्चा बिल्कुल करेंगे अगली बार। स्वरों की बात अगर आप करते हैं तो ये 2 प्रकारों में बढ़ता है। एक होता है निरनुनासिक और दूसरा प्रकार होता है अनुनासिक। अब यहाँ
नासिक शब्द से ध्यान दीजिएगा, यह है नासिका से अभिप्राय। जिन वर्णों को जब आप अ आ ई ऊ इनका उच्चारण करते हैं ना, तो आप देखिएगा आप अपने मुख के अंदर जितने भी आपके स्वर या तंत्र हैं उनमें किस किस का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख में नाक के द्वारा भी कहीं से उच्चारण होता है। तो जो उच्चारण नासिका का थोड़ा सा इस्तेमाल करके किया जाता है वो अनुनासिक होते हैं, और जहां उच्चारण में नासिका का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता वो निरनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक उन्हें कहते हैं। तो अब इस आधार पर हम सब जब भी वर्णमाला देखते हैं तो उसके अंदर हम वर्ण को इस प्रकार से जब पढ़ते हैं स्वरों को, तो इन स्वरों को देखते समय हम लोग ध्यान से सारे के सारे स्वरों को हम निरनुनासिक रूप में ही पढ़ते हैं। अ आ ई उ इन सबको हम निरनुनासिक ही पढ़ते हैं। सारे स्वर निरनुनासिक होते हैं, लेकिन सभी स्वरों के साथ साथ ध्यान दीजिएगा स्वरों को हम अनुनासिक रूप में भी पढ़ते हैं। और वो अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं वहां पे गिनती थोड़ी कम हो जाती है, वहां ध्यान देंगे। आप इस वर्ण को री को छोड़ दीजिए, सिर्फ री को छोड़ दीजिए, सिर्फ री को छोड़ दीजिए, बाकी स्वर जितने भी होते हैं वो सारे अनुनासिक ही होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा री भी हमारा छूटा हुआ ही है एक प्रकार से। हिंदी के अंदर री भी नहीं होता है और संस्कृत के अंदर जब हमने री ही छोड़ दिया तो री भी, तो इनको छोड़ दीजिए। 11 वर्ण जो होते हैं कुल मिला के सारे के सारे स्वर हमारे हिंदी के 11 और संस्कृत के 13 निरनुनासिक होते हैं। हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब हम अनुनासिक की बात करते हैं तो री को छोड़ दीजिए और इसी तरह से री को छोड़ दीजिए संस्कृत के अंदर, तो बाकी जितने स्वर बचते हैं वो आपके होंगे अनुनासिक। उच्चारण देखिए जरा ध्यान से, हर वर्ण के साथ में उसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये मैंने नीचे लिखे हैं सारे वर्ण इस प्रकार से, सारे वर्णों को मैंने इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार से आप इनका उच्चारण जब करते हैं तो उसके साथ नासिका का इस्तेमाल आपको करना है अपने उस स्वर तंत्र में जहां से भी वो उच्चारण हो रहा है। जैसे अ का उच्चारण आप कंठ से करते हैं तो कंठ के साथ साथ जब आप अ के साथ किसका उच्चारण जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे ये जो है स्वर है, और स्वर वर्ण जो है ये पूरे का पूरा स्वर वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। सबको फिर से बोल रही हूँ, स्पष्ट बता रही हूँ, ये वर्ण नहीं है, ये नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्ट हमने कहा है अलोग वाह है, और अलोग वाह तो किसी भी स्वर के साथ चल सकता है। यानी कि ये हमने सिर्फ सीखने के लिए लिखा है, असल में तो ये सिर्फ इतना है, इतना ही है बस, सिर्फ अनुस्वार बिंदी। ये बिंदी हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी मात्रा के साथ लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में पूरा एक स्वर है, ये एक स्वर है। जो है एक स्वर है, और ऐसे स्वर एक नहीं कुल स्वर हमारे पास में हिंदी के अंदर अगर गिनेंगे तो 10 स्वर होते हैं, और संस्कृत के अंदर आप अगर गिनते हैं तो 12 स्वर होते हैं। इन स्वरों को आप उच्चारित व्यवस्थित करेंगे तो ही शब्दों को सही लिख पाएंगे। उदाहरण के लिए आप जरा देखिए, यहाँ नीचे मैंने शब्द भी लिखे हैं। आंगन जो शब्द लिखा है मैंने, आंगन जो शब्द है ध्यान दीजिएगा, आंगन असल में आ के साथ में कोई ये न थोड़ा जोड़ा गया है, कुछ भी ये न नहीं जोड़ा गया है, उसके अंदर कोई अनुस्वार नहीं जोड़ा गया है। या फिर आप सोचेंगे कि इसके साथ में आ लिख के और उसके बाद में फिर आप ये जोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है वहां पर, ऐसा नहीं है। वहां पे वास्तव में जो है अपने आप में ही एक स्वर है, सीधा सीधा स्वर है। और उसके बाद में आप वर्ण विच्छेद पे जाएंगे तो ये ग है, फिर अ है, फिर न है। वो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम उसे किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस आधार पे आप जरा देखिएगा, एक उदाहरण और मैं बताती हूँ जो हमने लिखा है। यहाँ पे आप देखिए एक उदाहरण हम लिखते हैं मैं। जब आप इसका विच्छेद करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इसका विच्छेद मुझे इस प्रकार से करके दिया। माँ के साथ में जोड़ा है ए, और ए में भी जिनको अच्छे से पता है उन्होंने बड़ी ए भी लगाई है, निश्चित ही ये बड़ी ए है।
तो हमने ऐ लिखा है और उसके बाद में जोड़ दिया इसके साथ में अम। नहीं, ये गलत है, ये अम है ही नहीं, क्योंकि ये अम तो अयोगवा है। यहाँ अयोगवा का कोई काम ही नहीं है। ये वास्तव में म अनुस्वार शब्द जो है वर्ण अलग हो गया है। म वर्ण है जो कि व्यंजन है हमारे पास, और उस म के साथ जोड़ा गया क्या है वो ध्यान देंगे सब लोग कि म के साथ जोड़ा गया है अं। ये जोड़ा गया है इसके साथ। ये है हमारा स्वर वर्ण अनुनासिक। बड़ी एक अनुनासिक में जो है वो जोड़ी गई है यहाँ पर मैं। ठीक वैसे ही जब आप में लिखते हैं छोटी ए के साथ तो वहां पे अनुनासिक में जोड़ा गया है ये। जब आपने पूंछ लिखा है, ध्यान दीजिए, पूंछ लिखा है तो प के साथ में आपने जोड़ा है। अगर सच में ये अनुनासिक स्वर नहीं होते तो आप सोचिए क्या ऊंट उच्चारण हो पाता? ऊंट, ऊ आया कहां से है? ये कोई अनुस्वार नहीं है, वहां पर अनुनासिक है। और इस अनुस्वार और अनुनासिक को भी बहुत व्यवस्थित देखने की जरूरत है, क्योंकि इनकी वजह से भी शब्दों के उच्चारण में अंतर आता है। आप देखिए, एक शब्द मैं और लिख के बताती हूँ। यहाँ पर ये लिखा है मैंने हंस, और एक शब्द मैं लिख रही हूँ यहाँ पर हंस। हंस, दोनों में अंतर है। आप इन दोनों का विच्छेद एक जैसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये अनुस्वार है, जहाँ पे आप पूरा नासिका का उच्चारण करेंगे न के साथ में जैसा उच्चारण होगा। हालांकि ये वर्ण जो है न नहीं है, यहाँ पर ये अम है। अनुस्वार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अम जो अयोग हुआ है उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर हंस। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो ये ह के साथ में अम का इस्तेमाल है, जो ये वाला वर्ण है हमारा, इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हंसना एक क्रिया है, हंसना, और ये एक पक्षी का नाम है। कितना अंतर है दोनों वर्णों के अंदर। यदि हम इस वर्ण को भी सीखें, हम सीधे सीधे अ आ ई सीखेंगे, इस ऊ को सीखें तो ध्यान से इस ऊ को भी समझें। अगर हम इस ए को सीखें तो हम याद से इस ऊ को भी सीखें। आपको उसी उच्चारण के अंदर नासिका का इस्तेमाल करना है, तो आप अनुनासिक वर्ण को भी समझ पाएंगे। तो आप देखें, आंगन, ईंट, पूंछ, आंखें, ईंधन, ऊंट, ये जो उदाहरण मैंने लिखे हैं इन सब जगह पर अनुनासिक स्वरों का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक स्वरों का प्रयोग हुआ है, कहीं भी अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर को और व्यवस्थित समझने के लिए आपको शब्दों पे ध्यान दीजिए। जितना आप इनका अभ्यास करेंगे ना, उतना इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मैं जोड़ते हुए चलूंगी कि हमें अक्सर ये जो चंद्र बिंदु है, यहाँ चंद्र बिंदु दिखाई नहीं दे रहा। आपका प्रश्न हो सकता है, निश्चित ही हो सकता है, और नहीं है तो होना चाहिए था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मुझे जोड़नी है बात, उसे भी सीख लीजिए। यहाँ पर शब्द जो वर्ण हमने लिखा है, इस वर्ण के साथ जब हम मात्रा लगा रहे हैं तो उस मात्रा को ऊपर लगाते हैं। तो ये विधान किया गया कि ऐसे जो वर्ण हैं, देखिएगा ऐसे वर्ण ए, ओ, औ, इस प्रकार के जो वर्ण हैं, इनकी जो जब मात्रा लगती है तो जब हम व्यंजनों के पास उस मात्रा को जोड़ते हैं तो जगह घिर जाती है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है वो। तो स्थान की कमी के कारण वहां पर हम इसे इस प्रकार का ना लिखकर सिर्फ एक बिंदी के साथ दिखा देते हैं। तो आपको आ तो स्पष्ट दिखेगा, ई भी स्पष्ट दिखेगी, ऊ भी स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि कोई जगह नहीं घिर रही है। लेकिन जैसे ही आप खे पे आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, आंखें, असल में आ भी अपने आप में आ है, वो भी अनुनासिक है। ख के साथ में यहाँ पर ये जोड़ा गया है, ए जोड़ा गया है, और ए की आपको एक मात्रा लगानी है। तो अब एक मात्रा लगने के बाद में ये चंद्र बिंदु जो है वहां पे जगह नहीं है, या जगह होती भी है पर हम लगाते नहीं है, उसे हमने सिर्फ एक बिंदी के साथ दिखाया है। लेकिन ये अनुस्वार, ये बिंदी अनुस्वार यानी कि अम अयोगवाह नहीं है। ये सब ध्यान दें, क्योंकि जब आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं उसका स्पष्ट उच्चारण नासिका से होगा, जब आप अनुनासिक का प्रयोग करते हैं उसका उच्चारण नासिका से होगा, लेकिन अनुनासिका थोड़ा सा होगा। तो दोनों के उच्चारण में आपको वो अंतर दिखाई देगा। मैं उम्मीद करती हूँ
कि आप लोग आज की इस कक्षा में स्वर वर्णों के वर्गीकरण को सीखने के बाद बहुत सारे शब्दों को व्यवस्थित पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे अगली बार से। लगे हाथ अब हम ये भी सीखते चले स्वरों की मात्राएं, क्योंकि हमने मात्रा के आधार पे इसे समझ ही लिया है, जान ही लिया है, तो हम लोग ये भी साथ साथ जान ले कि इनकी मात्राएं लगती कैसे हैं। बचपन से ही आपने सुना होगा ये शब्द, हम बोलते हैं 12 खड़ी, द्वादश अक्षर बोलते हैं उसको संस्कृत के अंदर। तो उसके अंदर हम इन स्वरों की ही मात्राओं को लेते हैं। अब व्यंजनों को छोड़ दीजिए, आयोग वाह भी क्योंकि स्वरों के सहारे चलते हैं, इसलिए 12 खड़ी के अंदर हमने उसके चिन्हों को भी शामिल किया रहता है। तो वो चिन्ह आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अ से शुरू करके आप देखिए, अ का बहुत सारे लोग कहते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रा नहीं होती। असल में आप सबको पता है वर्ण तो अकेला होता है इस प्रकार से, ये तो अकेला है व्यंजन, लेकिन ये तभी बोला जाएगा हिंदी के अंदर विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ हिंदी में कोई भी व्यंजन जो है बिना स्वर के नहीं बोला जाता। यहाँ पे जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो हलंत के साथ सीधे सीधे नहीं पढ़ते, हम बिना हलंत के ही पढ़ते हैं। तो असल में उन सब जगहों पर अ अपने आप में जुड़ा हुआ रहता है। तो अ की मात्रा यही है कि जब इसके अंदर अ जुड़ेगा तो ये हलंत नहीं होगा और ये क पूरा दिखाई देगा। तो उसकी मात्रा वास्तव में है जो कि हलंत को हटाती है। अ जोड़ने से उसका उच्चारण स्पष्ट होता है क, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो ये सारे व्यंजनों के साथ लागू होता है। फिर देखेंगे आ की मात्रा हम इस प्रकार से डंडे के रूप में लगाते हैं, एक खड़ी पाई लगाई जाती है। ई की मात्रा में हम इस प्रकार से, ये शिरोरेखा दिखाई दे रही है आप लोगों को, शिरोरेखा की हम बाईं तरफ से ये मात्रा लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा में हम दाईं तरफ लगाते हैं। ऊ की मात्रा में हम जो भी वर्ण लिखा रहता है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक छोटी मात्रा लगाते हैं। इस शिरोरेखा में शब्द लिखा और बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। यहाँ पे हम री लगाते हैं, जैसे हमें ये एक बार मुड़ा हुआ दिख रहा है, आप वर्ण लिखेंगे और उसके साथ में एक मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे। री और री को हम छोड़ ही देंगे क्योंकि ये हमारी वर्णमाला के अंदर इनके प्रकारों को, हमने हिंदी के अंदर बड़ी री छोड़ा हुआ है, संस्कृत के अंदर री आजकल पढ़ा नहीं जाता है। ए की मात्रा के लिए आपको व्यंजन के साथ ध्यान दीजिए, छोटी ए की मात्रा में ये एक मात्रा ऊपर लगानी है और जब आप बड़ी ए की मात्रा लगाते हैं तो 2 बार वहां पे वो मात्रा जोड़ी जाती है। ओ में एक है और फिर उसी प्रकार से औ के अंदर 2 मात्राएं हैं। अगर आप वर्णों के साथ इसको जोड़ दें तो आप एक 12 खड़ी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये है क, यहाँ पे आप बनाएंगे का, इसे पढ़ेंगे की, क्योंकि आपको ध्यान देना है ये एक मात्रिक है और जब आप यहाँ आएंगे द्विमात्रिक में तो 2 बार बोलने उच्चारण में अंतर आएगा। ये होगा की, यहाँ पे होगा कु, ये कहलाएगा कु, इसे हम पढ़ेंगे क्री, और यहाँ पे जब आप उच्चारण करेंगे तो ये कहलाएगा के, इसे हम कहेंगे कई, यहाँ पे कहलाएगा को, और इसी प्रकार से कऊ, कं और कह। जो भी उच्चारण हमने इसके पहले सीखे हुए हैं वो उच्चारण हम इस प्रकार से लगाते हैं और इस प्रकार आप लोग सीखते हैं मात्राओं का सही उच्चारण। सही उच्चारण कीजिए, शब्द बिल्कुल सही अपने आप हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप इन वर्णों को अच्छे से समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। फिर भी यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है, आपके कोई प्रश्न है तो उनका स्वागत होगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगली कक्षा में मिलेंगे हम ऐसे ही अच्छी और बेहतरीन जानकारियों के साथ जो हमें भाषा में पारंगत बनाएंगे। तो शुभ दिन, धन्यवाद।